अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भव्य विवाह मंडप रंग बिरंगी रोशनी और सुगंधित फूलों से सजा हुआ था, लेकिन अनन्या के दिल में केवल डर और अनिश्चितता का अंधकार छाया हुआ था। वह अपने लाल रेशमी जोड़े में लिपटी हुई वेदी के पास खड़ी थी और रजत के आने का इंतजार कर रही थी, जो उसका होने वाला पति था। मेहमानों की फुसफुसाहट उसके कानों में चुभ रही थी, क्योंकि शादी की रस्मों में देरी हो रही थी और उसके पिता का चेहरा चिंता से पीला पड़ गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। रजत अचानक मंच पर चढ़ गया और उसने माला पहनने से साफ इनकार कर दिया, जिससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और अनन्या का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि वह एक गरीब लड़की से शादी नहीं कर सकता, जिसका परिवार उसके स्तर के अनुसार दहेज और विलासिता देने में पूरी तरह असमर्थ है। उसके शब्द जहरीले बाणों की तरह थे, जिन्होंने अनन्या के आत्मसम्मान को सबके सामने छलनी कर दिया और उसके बूढ़े पिता को अपमान के गहरे सागर में धकेल दिया। मेहमानों की सहानुभूति भरी निगाहें अब अनन्या के लिए किसी बड़ी सजा से कम नहीं लग रही थी। अनन्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी अभी भी सीधी थी। भले ही उसका संसार बिखर रहा था और लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस आदमी से उसने प्यार किया वह इतना लालची और क्रूर निकल सकता है कि वह सार्वजनिक रूप से उसकी गरिमा को कुचल देगा। रजत ने अपने माता पिता के इशारे पर अनन्या के परिवार को अपमानित करना जारी रखा और उनके गरीबी का उपहास उड़ाया, जैसे वे कोई अपराधी हों। पूरे मंडप में केवल सन्नाटा और अनन्या के पिता की दबी हुई सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। तभी हॉल के भारी दरवाजे जोर से खुले और एक शक्तिशाली व्यक्तित्व ने अंदर कदम रखा, जिसकी उपस्थिति मात्र से वहां का वातावरण अचानक पूरी तरह से बदल गया। यह आर्यन सिंह राठौर था, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े व्यापारियों के पसीने छूट जाते थे, और वह इस शहर के सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी बिजनेस टाइकून में से एक था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक कठोर संकल्प था, जो यह संकेत दे रहा था कि वह यहां केवल तमाशा देखने नहीं आया है। रजत का चेहरा आर्यन को देखते ही डर के मारे सफेद पड़ गया था। आर्यन धीरे धीरे और आत्मविश्वास के साथ मंडप की ओर बढ़ा और उसकी जूतों की आवाज उस खामोश हॉल में किसी युद्ध के नगाड़े की तरह गूंज रही थी। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें अनन्या से नहीं हटाईं, जो अभी भी सदमे की स्थिति में खड़ी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। रजत ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आर्यन की एक ठंडी नजर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया और उसे अपनी औकात याद दिला दी। आर्यन की शक्ति और प्रभाव के सामने रजत एक बौने के समान लग रहा था। जब आर्यन वेदी के पास पहुंचा तो उसने नीचे गिरे हुए पवित्र मंगलसूत्र को उठाया और अपनी उंगलियों में उसे मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वह कोई कीमती हथियार हो। उसने अनन्या की ओर कदम बढ़ाया और पूरी सभा को संबोधित करते हुए एक ऐसी घोषणा की जिसने सभी के होश उड़ा दिए और पूरी स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। उसने कहा कि जो स्त्री इस कायर व्यक्ति के लायक नहीं है, वह आज से राठौर साम्राज्य की रानी बनेगी और वह उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के मंगलसूत्र को अनन्या के गले में बांध दिया और इस क्रिया के साथ ही अनन्या का भाग्य हमेशा के लिए एक अजनबी के साथ जुड़ गया। रजत गुस्से से कांप रहा था, लेकिन आर्यन का हाथ पकड़ने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि आर्यन उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक दुश्मन है। अनन्या ने अपनी धुंधली आंखों से उस आदमी को देखा जिसने अभी अभी उसे सबसे गहरे अपमान से बचाया था और उसे एक नया नाम और सुरक्षा प्रदान की थी। यह उसके जीवन का सबसे नाटकीय मोड़ था, जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। आर्यन ने अनन्या का हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया और उसे उस मंडप से बाहर ले जाने लगा, जहां उसे कुछ ही मिनट पहले ठुकराया गया था।
उसने पलटकर रजत की ओर देखा और एक मंद मुस्कान के साथ कहा कि उसने आज अपनी सबसे बड़ी संपत्ति खो दी है और अब युद्ध शुरू होगा। अनन्या ने महसूस किया कि इस आदमी के स्पर्श में एक सुरक्षा थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपे रहस्य उसे डरा भी रहे थे और उत्सुक भी कर रहे थे। वे दोनों एक नई और अज्ञात दुनिया की ओर कदम बढ़ा चुके थे। आर्यन की काली लग्जरी कार के भीतर का सन्नाटा अनन्या के लिए बहुत भारी था, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका जीवन बदल चुका है। खिड़की से बाहर भागती शहर की रोशनी उसकी आंखों के सामने धुंधली हो रही थी और उसके गले में बंधा मंगलसूत्र उसे अपनी नई वास्तविकता की याद दिला रहा था। वह बगल में बैठे उस शांत और गंभीर व्यक्ति की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, जिसने पूरी दुनिया के सामने उसका हाथ थामा था। आर्यन की खामोशी में एक ऐसी गहराई थी जिसे समझना अनन्या जैसे साधारण पृष्ठभूमि वाली लड़की के लिए लगभग असंभव लग रहा था। जब कार एक विशाल और भव्य हवेली के सामने रुकी, तो अनन्या की आंखें उसकी भव्यता को देखकर पूरी तरह से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने ऐसा घर केवल सपनों में देखा था। आर्यन ने स्वयं कार का दरवाजा खोला और गरिमा के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे अनन्या ने हिचकिचाते हुए लेकिन एक नई उम्मीद के साथ मजबूती से थाम लिया। घर के नौकरों की कतार उनके स्वागत के लिए खड़ी थी और उनकी आंखों में अपनी नई मालकिन के लिए गहरा सम्मान और थोड़ी सी जिज्ञासा साफ झलक रही थी। आर्यन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी चाल में एक अजेय विजेता का आत्मविश्वास था। हवेली के भीतर कदम रखते ही आर्यन ने अनन्या को एक बड़े अध्ययन कक्ष में बुलाया, जहां केवल किताबों की महक और पुरानी लकड़ी के फर्नीचर की शांत खुशबू फैली हुई थी। उसने अनन्या से बैठने का इशारा किया और उसके सामने सीधे खड़े होकर अपनी तीखी निगाहों से उसे देखने लगा, जैसे वह उसकी आत्मा के भीतर झांकने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे डर था कि शायद यह सब किसी बड़े और खतरनाक व्यापारिक खेल का हिस्सा मात्र हो सकता है। आर्यन ने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज ठंडी और स्पष्ट थी, जो कमरे में गूंज उठी। उसने अनन्या को साफ तौर पर बताया कि यह विवाह केवल एक कानूनी समझौता नहीं है, बल्कि उसके दुश्मन रजत को नष्ट करने के लिए एक रणनीतिक और सोची समझी चाल का हिस्सा है। आर्यन ने समझाया कि रजत ने अतीत में उसके परिवार के साथ जो विश्वासघात किया था, उसका बदला लेने के लिए उसने आज के दिन और इस विशेष अवसर को चुना था। हालांकि उसने अनन्या को यह आश्वासन भी दिया कि वह इस घर में पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और उसे वह सारा सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। अनन्या को लगा जैसे वह एक बड़े शतरंज के खेल में एक महत्वपूर्ण मोहरा बन गई है। अनन्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और आर्यन की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा कि क्या उसकी अपनी भावनाओं और भविष्य का इस पूरी योजना में कोई महत्व है या नहीं। आर्यन उसकी निडरता को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक टूटी हुई दुल्हन इतनी जल्दी अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठा सकती है। उसने धीमी आवाज में उत्तर दिया कि समय के साथ उसे अपनी स्वतंत्रता और शक्ति का एहसास होगा और वह अब किसी की दया पर निर्भर रहने वाली लड़की नहीं है। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ, जिसमें नफरत और सुरक्षा का एक अजीब मिश्रण छिपा हुआ था। अगली सुबह जब अनन्या जागी, तो उसने अपने कमरे में बेहतरीन रेशमी साड़ियां और गहने पाए, जो उसकी नई हैसियत को दर्शा रहे थे और आर्यन के प्रभाव की गवाही दे रहे थे। उसने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि कल की वह असहाय लड़की अब पीछे छूट गई है और उसे इस नई दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। उसने निर्णय लिया कि वह केवल एक सजावटी वस्तु बनकर नहीं रहेगी, बल्कि आर्यन के साम्राज्य और उसकी चुनौतियों को समझने का पूरा प्रयास करेगी, ताकि वह खुद को साबित कर सके। उसके मन में अब डर की जगह एक नया संकल्प और आत्मविश्वास धीरे धीरे जन्म लेने लगा था। उसी समय आर्यन अपने कार्यालय में बैठा रजत के व्यापारिक साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने के लिए अपने वकीलों और सलाहकारों के साथ एक गुप्त
और महत्वपूर्ण बैठक कर रहा था। उसे पता चला कि रजत ने अनन्या के अपमान के बाद अब आर्यन के खिलाफ कुछ घटिया कानूनी चालें चलने की योजना बनाई है ताकि वह अपनी साख बचा सके। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई, क्योंकि वह जानता था कि उसने रजत की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके अहंकार पर पहले ही गहरा प्रहार कर दिया है। वह अपनी अगली चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार था और अनन्या उसका सबसे मजबूत हथियार थी। हवेली के बगीचे में टहलते हुए अनन्या ने आर्यन को दूर से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह आदमी जितना कठोर बाहर से दिखता है, उसके भीतर शायद उससे कहीं अधिक गहरा दर्द छिपा है। उसने देखा कि कैसे आर्यन अपने फोन पर किसी से बात करते हुए अचानक गंभीर हो गया और उसकी मुट्ठियां गुस्से में भिंच गईं, जो उसके आंतरिक संघर्ष को दर्शा रही थी। अनन्या ने तय किया कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति के पीछे छिपी सच्चाई को जानकर रहेगी और इस बेमेल विवाह को एक सार्थक मोड़ देने का प्रयास करेगी। उनकी कहानी अभी शुरू हुई थी और रास्ते कांटों से भरे थे। अनन्या ने राठौर हवेली की विशालता को अपनी नई शक्ति के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया था। हालांकि उसके लिए यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठती और घर के पुस्तकालय में जाकर आर्यन के व्यवसाय और इतिहास के बारे में गहन अध्ययन करने में अपना समय व्यतीत करती थी। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि आर्यन केवल एक कठोर व्यवसायी नहीं है, बल्कि उसने इस साम्राज्य को बनाने के लिए अपार त्याग और संघर्ष किया है। उसके मन में आर्यन के प्रति सम्मान बढ़ने लगा, क्योंकि उसने देखा कि वह अपने कर्मचारियों के साथ कितना न्यायप्रिय और अनुशासित रहता था। एक दोपहर जब आर्यन अपने अध्ययन कक्ष में फाइलों के ढेर के बीच उलझा हुआ था, अनन्या ने हिम्मत करके उसके कमरे में प्रवेश किया और एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उसने रजत के पुराने व्यापारिक रिकॉर्ड्स में एक ऐसी विसंगति पकड़ी थी जिसे आर्यन के अनुभवी सलाहकार भी अब तक देख पाने में पूरी तरह से विफल रहे थे। आर्यन ने चकित होकर अपनी फाइलें नीचे रखीं और अनन्या की ओर देखा, जिसकी आंखों में बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की एक नई चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अनन्या केवल एक सुंदर चेहरा नहीं, बल्कि एक तेज दिमाग वाली महिला भी है। अनन्या ने समझाया कि कैसे रजत की कंपनी शेल कंपनियों के माध्यम से धन की हेराफेरी कर रही थी, जो उसे कानूनी रूप से पूरी तरह बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था। आर्यन के चेहरे पर एक दुर्लभ और धीमी मुस्कान आई, जो अनन्या के लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं थी, क्योंकि उसने आर्यन को कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। उसने अनन्या की बात को ध्यान से सुना और तुरंत अपने कानूनी दल को उन दस्तावेजों की गहराई से जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। उस तुरंत पूरा कर दे, किसी बारी को डेक रहे कर दे। दिन के बाद से आर्यन और अनन्या के बीच का रिश्ता केवल एक औपचारिक समझौते से बदलकर एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने लगा। हालांकि समाज और मीडिया में आर्यन के इस अचानक विवाह को लेकर तरह तरह की अफवाहें और तीखी टिप्पणियां अभी भी जारी थीं, जो अनन्या को मानसिक रूप से परेशान कर रही थीं। शहर के कुलीन वर्ग ने अनन्या को स्वीकार करने से मना कर दिया था और वे उसे केवल एक सौभाग्यशाली गरीब लड़की के रूप में देखते थे, जिसने एक अमीर शिकार फंसाया था। एक शाम एक बड़े बिजनेस गाला के दौरान कुछ महिलाओं ने अनन्या के साधारण अतीत का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने की कोशिश की ताकि उसे नीचा दिखाया जा सके। अनन्या ने चुप रहने के बजाय अपनी शालीनता और तर्क के साथ उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया कि वे सब अवाक रह गईं। आर्यन दूर से यह सब देख रहा था और उसकी आंखों में अनन्या के प्रति गर्व की भावना साफ झलक रही थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खुद की रक्षा करते देखा था। वह अनन्या के पास आया और सबके सामने उसका हाथ थामकर उसे डांस फ्लोर की ओर ले गया, जिससे पूरी महफिल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। संगीत की धुन पर कदम मिलाते हुए आर्यन ने अनन्या के कान में धीरे से कहा कि उसे अब कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अनन्या ने आर्यन की आंखों में वह सुरक्षा और समर्थन देखा जिसकी उसने अपने जीवन में
कभी कल्पना भी नहीं की थी और उसे सुकून मिला। दूसरी ओर रजत अपनी हार और अपमान को पचा नहीं पा रहा था और वह आर्यन के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक और नीच साजिश रचने की योजना बना रहा था। उसने आर्यन के कुछ असंतुष्ट प्रतिद्वंद्वियों के साथ हाथ मिलाया और अनन्या के परिवार को निशाना बनाने का फैसला किया ताकि वह आर्यन को भावनात्मक रूप से कमजोर कर सके। रजत का मानना था कि अनन्या अभी भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और वह उसे डराकर आर्यन से अपनी संपत्ति वापस पाने का दबाव बना सकता है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आर्यन और अनन्या अब एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अनन्या को जब अपने पिता की सुरक्षा के बारे में चिंता हुई तो आर्यन ने तुरंत उनके लिए सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी टीम तैनात कर दी और उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उसने अनन्या को आश्वासन दिया कि जब तक वह जीवित है उसके परिवार का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और वह रजत के हर वार का जवाब देगा। इस घटना ने अनन्या के दिल में आर्यन के लिए छिपे हुए प्यार के बीज बो दिए। हालांकि वह अभी भी इसे स्वीकार करने से डर रही थी। वह जानती थी कि उनके बीच का यह युद्ध अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका था। रात के सन्नाटे में जब वे दोनों हवेली की छत पर खड़े थे, आर्यन ने अपने अतीत के बारे में कुछ ऐसी बातें साझा की जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसने बताया कि कैसे रजत के पिता ने उसके परिवार को धोखा देकर उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी और उसके माता पिता को बेघर कर दिया था। अनन्या ने महसूस किया कि आर्यन की कठोरता के पीछे एक घायल बच्चा छिपा है जो केवल न्याय चाहता था और उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस रात वे दोनों केवल एक समझौते के साथ ही नहीं बल्कि दो ऐसी आत्माएं बन गए जो एक दूसरे के घावों को भरने के लिए तैयार थीं। शहर के व्यापारिक गलियारों में अब आर्यन और अनन्या की जोड़ी की चर्चा हर जुबान पर थी, जिससे रजत की ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि और अधिक भड़क गई थी। आर्यन ने अनन्या को अपने मुख्य कार्यालय में एक आधिकारिक पद दिया था, जिससे उसने साबित कर दिया कि वह उसे केवल अपनी पत्नी नहीं बल्कि एक बराबर की भागीदार मानता है। अनन्या ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से कंपनी के कई अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पुनर्जीवित किया और कर्मचारियों का दिल जीत लिया, जो पहले उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे। उसकी कार्यशैली में एक ऐसी सौम्यता और दृढ़ता थी जो आर्यन के आक्रामक नेतृत्व को पूरी तरह से संतुलित कर रही थी। रजत ने अब एक नया जाल बुना और आर्यन की कंपनी के खिलाफ कॉरपोरेट जासूसी का सहारा लिया ताकि वह उनके आगामी बड़े प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट चुरा सके। उसने आर्यन के एक पुराने और भरोसेमंद कर्मचारी को भारी रिश्वत देकर अपनी ओर मिला लिया, जो कंपनी के सबसे गोपनीय डेटा तक पहुंच रखता था। रजत का मानना था कि यदि वह इस प्रोजेक्ट को विफल कर देता है तो आर्यन का बाजार मूल्य गिर जाएगा और वह उसे आसानी से घुटनों पर ला सकेगा। उसे विश्वास था कि आर्यन इस आंतरिक खतरे को भांपने में विफल रहेगा क्योंकि वह अपनी नई पत्नी के साथ खुशियों में व्यस्त था। हालांकि अनन्या ने उस कर्मचारी के व्यवहार में आए सूक्ष्म बदलावों को ताड़ लिया था और उसने बिना आर्यन को बताए अपनी निजी जांच शुरू कर दी थी। उसने देखा कि वह कर्मचारी देर रात तक कार्यालय में रुक रहा था और कुछ ऐसी फाइलों तक पहुंच रहा था जिनका उसके काम से कोई सीधा संबंध नहीं था। अनन्या ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए सिस्टम में एक हनीपॉट फाइल बनाई जो असली डेटा की तरह दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह एक ट्रैकिंग वायरस था। उसे पता था कि जैसे ही रजत उस फाइल को खोलेगा, उसकी लोकेशन और सिस्टम का सारा विवरण आर्यन के पास पहुंच जाएगा। एक रात जब कार्यालय पूरी तरह खाली था, अनन्या ने उस कर्मचारी को रंगे हाथों डेटा चोरी करते हुए पकड़ लिया और तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुला लिया। आर्यन को जब इस बारे में पता चला तो वह अनन्या की दूरदर्शिता और साहस को देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसने कंपनी को करोड़ों के नुकसान से बचा लिया था। उसने महसूस किया कि अनन्या न केवल उसके घर की शोभा है, बल्कि उसके साम्राज्य की सबसे मजबूत ढाल भी बन चुकी है,
जो हर खतरे को पहचान लेती है। उस कर्मचारी को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया और रजत की योजना एक बार फिर बुरी तरह से विफल हो गई। रजत को जब अपनी हार का पता चला तो वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा और उसने सार्वजनिक रूप से आर्यन को चुनौती दी कि वह उसे बर्बाद कर देगा। उसने मीडिया में अनन्या के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू किया और पुराने मनगढ़ंत सबूतों के आधार पर यह दावा किया कि अनन्या ने केवल पैसे के लिए उससे रिश्ता तोड़ा था। इन झूठी खबरों ने अनन्या को मानसिक रूप से आहत किया, लेकिन आर्यन ने एक विशाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी पत्नी के सम्मान में एक शक्तिशाली भाषण दिया। उसने न केवल रजत के झूठ को बेनकाब किया, बल्कि उसके खिलाफ मानहानि का एक बड़ा मुकदमा भी दायर कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वे दोनों घर लौटे तो अनन्या की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, क्योंकि आर्यन ने दुनिया के सामने उसे वह सम्मान दिया था। आर्यन ने उसे संभालते हुए कहा कि अब उसे रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे अब एक दूसरे की ढाल और तलवार बन चुके हैं जो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। उन दोनों के बीच के भावनात्मक बंधन अब और भी गहरे हो गए थे और वे एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को शब्दों के बिना भी समझने लगे थे। हवेली की दीवारें अब केवल पत्थर की नहीं थीं, बल्कि वे एक बढ़ते हुए प्रेम और विश्वास की गवाह बन रही थीं। इसी बीच रजत ने अपनी हार से बौखलाकर एक अंतिम और आत्मघाती कदम उठाने का फैसला किया, जो पूरी तरह से कानून के खिलाफ और बेहद खतरनाक था। उसने अंडरवर्ल्ड के कुछ गुंडों से संपर्क किया और आर्यन को रास्ते से हटाने के लिए एक बड़ी रकम की सुपारी दे दी, ताकि वह सब कुछ वापस पा सके। उसे लगा कि यदि आर्यन नहीं रहेगा तो अनन्या असहाय हो जाएगी और वह फिर से सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लेगा, जैसे वह पहले करता था। वह इस बात से अनजान था कि आर्यन की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य थी और वह हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहने का आदी था। अनन्या को एक अनाम फोन कॉल के माध्यम से इस संभावित खतरे का संकेत मिला, जिससे उसकी रातों की नींद उड़ गई और वह आर्यन की सुरक्षा के लिए चिंतित हो उठी। उसने आर्यन को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी, लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा कि शेर कभी पिंजरे में छिपकर अपनी रक्षा नहीं करता, बल्कि शिकार करता है। उसने अपनी सुरक्षा टीम को अलर्ट कर दिया और रजत को एक ऐसे जाल में फंसाने की योजना बनाई जिससे उसका बचना नामुमकिन था और उसकी बर्बादी तय थी। युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां केवल सत्य और साहस की ही जीत संभव होने वाली थी। रात की खामोशी में हवेली का वातावरण बहुत ही रहस्यमयी और तनावपूर्ण लग रहा था, क्योंकि रजत की धमकियों ने अनन्या के मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। आर्यन ने अपनी सुरक्षा को दोगुना कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि एक घायल दुश्मन और भी अधिक खतरनाक होता है और वह कभी भी पलटवार कर सकता है। उसने अपने वकीलों के साथ मिलकर रजत के पिछले 10 सालों के काले कारनामों की एक विस्तृत सूची तैयार की थी, जिसे वह सही समय पर सार्वजनिक करना चाहता था। अनन्या ने भी इस काम में उसका पूरा साथ दिया और वह रात रात भर जागकर पुरानी फाइलों की बारीकी से जांच करती रही। एक शाम जब आर्यन एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक बैठक से वापस लौट रहा था, उसकी कार पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक गोलियों की बौछार कर दी, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। आर्यन के अंगरक्षकों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे उस सुरक्षित स्थान से सुरक्षित बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, जो उनके प्रशिक्षण का प्रमाण था। हमले की खबर सुनते ही अनन्या का दिल बैठ गया और वह पागलों की तरह अस्पताल की ओर दौड़ी, जहां आर्यन को मामूली चोटों के इलाज के लिए ले जाया गया था। उसे डर था कि कहीं उसने अपने जीवन के सबसे अनमोल व्यक्ति को खो तो नहीं दिया। जब अनन्या अस्पताल पहुंची और उसने आर्यन को जीवित और सुरक्षित देखा, तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और उसने सबके सामने आर्यन को गले लगा लिया। आर्यन ने उसे सांत्वना दी और उसके कानों में धीरे से कहा कि यह रजत की आखिरी और सबसे कमजोर कोशिश थी।
जो उसके डर को पूरी तरह से साबित कर रही थी। उसने महसूस किया कि इस हमले ने उनके बीच के प्रेम को और भी मजबूत कर दिया है और अब वह रजत को किसी भी कीमत पर माफ करने के मूड में नहीं था। उसने उसी क्षण यह तय कर लिया कि अब न्याय की प्रक्रिया को और अधिक तेज करना ही एकमात्र विकल्प बचा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आर्यन और अनन्या ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जो रजत को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी पूरी तरह नष्ट कर देने वाली थी। उन्होंने रजत के सबसे करीबी सहयोगी को अपनी ओर मिला लिया, जिसे रजत अक्सर अपमानित करता था और जो उसके कई गहरे और काले राज जानता था। इस गवाह ने रजत के उन अपराधों के सबूत प्रदान किए जिनमें अवैध हथियारों की तस्करी और सरकारी अधिकारियों को दी गई भारी रिश्वत के पुख्ता प्रमाण शामिल थे। आर्यन ने इन सबूतों को सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के पास भेजने का साहसी फैसला लिया ताकि कोई हस्तक्षेप न हो सके। उसी रात अनन्या को अपने बचपन के पुराने घर से एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी यदि उसने आर्यन का साथ नहीं छोड़ा। पत्र को पढ़कर वह एक पल के लिए कांप गई, लेकिन फिर उसने आर्यन की आंखों में देखा और उसे याद आया कि वह अब अकेली नहीं है और उसके पीछे एक चट्टान जैसी ताकत खड़ी है। उसने उस पत्र को जला दिया और अपने पिता को आर्यन की दूसरी गुप्त सुरक्षित हवेली में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया ताकि वे पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। उसने रजत को यह दिखा दिया कि वह अब उस पुरानी डरी हुई लड़की की तरह कमजोर और असहाय बिल्कुल नहीं थी। रजत अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे लग रहा था कि उसका हमला सफल हुआ है और जल्द ही उसे आर्यन की मृत्यु की खबर मिल जाएगी, जिससे वह सब जीत लेगा। उसने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी आयोजित की और अपने उन दोस्तों को बुलाया जो केवल उसकी दौलत के कारण उसके साथ खड़े रहते थे। वह नशे में धुत होकर आर्यन का मजाक उड़ा रहा था और अनन्या के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, जो उसके घटिया चरित्र को दर्शा रहा था। वह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि पुलिस की एक विशेष टीम उसकी हवेली को चारों तरफ से घेर चुकी थी। पार्टी के बीच में ही पुलिस ने छापा मारा और रजत को उसके सभी मेहमानों के सामने हथकड़ी लगा दी, जिससे उसकी वर्षों की प्रतिष्ठा और अहंकार पल भर में मिट्टी में मिल गया। आर्यन और अनन्या भी वहां पहुंचे और उन्होंने रजत की आंखों में वह हार और अपमान देखा जो उसने कभी अनन्या को देने की कोशिश की थी। अनन्या ने रजत के पास जाकर शांति से कहा कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता और आज उसकी बुराई का अंत निश्चित हो गया। रजत के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे और वह केवल क्रोध में दांत पीसता रह गया। रजत की गिरफ्तारी के बाद उसकी सारी संपत्ति और बैंक खातों को सरकार द्वारा तुरंत फ्रीज कर दिया गया, जिससे उसका पूरा साम्राज्य एक ही रात में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आर्यन ने रजत की कंपनी के उन निर्दोष कर्मचारियों की जिम्मेदारी संभाली जो बेरोजगार होने वाले थे और उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने का एक नेक और मानवीय फैसला लिया। इस घटना ने आर्यन की छवि को एक नायक के रूप में और अधिक निखारा और अनन्या के प्रति समाज का नजरिया भी पूरी तरह से बदल गया। वे दोनों अब केवल एक जोड़े नहीं थे, बल्कि वे न्याय और शक्ति के एक नए प्रतीक बन गए थे। जेल की सलाखों के पीछे रजत का चेहरा क्रोध और हताशा से काला पड़ गया था, जबकि आर्यन और अनन्या के लिए यह नई जीत का सवेरा था। आर्यन ने यह सुनिश्चित किया कि रजत को किसी भी कीमत पर जमानत न मिले और उसके खिलाफ हर गवाह को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि न्याय की राह में कोई बाधा न आए। अनन्या ने इस दौरान रजत की कंपनी के उन पीड़ितों को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया जिन्हें उसने वर्षों से डराकर और दबाकर रखा हुआ था। उन मासूम लोगों की दुआएं अनन्या के लिए सबसे बड़ा संबल बनी और उसने समाज में अपनी एक अलग और सम्मानित पहचान स्थापित की। रजत के वकीलों ने अनन्या को अदालत में मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की आखिरी कोशिश की
और उसके चरित्र पर फिर से उंगली उठाने का घिनौना प्रयास किया ताकि आर्यन का ध्यान भटक सके। अदालत के भीतर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था, लेकिन अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के हर सवाल का जवाब इतनी शालीनता और स्पष्टता से दिया कि न्यायाधीश भी उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए। उसने अपने अतीत के संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बताया और रजत के हर झूठ का पर्दाफाश करते हुए ठोस सबूत पेश किए। आर्यन अपनी पत्नी के इस निडर रूप को देखकर गर्व से भर गया और उसने महसूस किया कि उसकी पसंद कितनी सही थी। जब मुकदमे का अंतिम दिन आया तो अदालत ने रजत को धोखाधड़ी, जालसाजी और हत्या के प्रयास के सभी गंभीर आरोपों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनते ही रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पागलों की तरह चीखने लगा, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे तुरंत वहां से हटा दिया और न्याय का पहिया घूम गया। पूरे देश में इस फैसले की चर्चा हुई और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा गया, जहां एक साधारण लड़की ने शक्तिशाली साम्राज्य को गिरा दिया। अनन्या के पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनकी बेटी ने न केवल अपना सम्मान वापस पाया बल्कि पूरे परिवार का नाम रोशन किया। मुकदमे के समापन के बाद आर्यन अनन्या को शहर से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में ले गया, जहां उसने एक खूबसूरत रिसोर्ट बुक किया था ताकि वे कुछ पल शांति से बिता सकें। वहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता ने उनके थके हुए मन को बहुत सुकून पहुंचाया और उन्हें पहली बार एक सामान्य विवाहित जोड़े की तरह महसूस करने का अवसर दिया। उन दोनों ने पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर भविष्य के बारे में लंबी बातें कीं और अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने खुलकर साझा किया। आर्यन ने स्वीकार किया कि अनन्या के आने से पहले उसका जीवन केवल एक युद्ध क्षेत्र था, लेकिन अब उसे उसमें शांति और प्यार का एहसास हुआ है। रात के समय खुले आसमान के नीचे अलाव के पास बैठे हुए आर्यन ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक बेशकीमती अंगूठी पहनाई जो उसके परिवार की विरासत थी। उसने अनन्या से कहा कि वह अब केवल एक समझौते की पत्नी नहीं है, बल्कि उसके दिल की धड़कन और उसके जीवन की एकमात्र स्वामिनी है, जिसके बिना वह अधूरा है। अनन्या ने आर्यन के कंधे पर अपना सिर रखा और महसूस किया कि उसे वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन दोनों के बीच की दूरियां पूरी तरह खत्म हो गई थीं और एक नई शुरुआत की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। हवेली वापस लौटने पर आर्यन ने अनन्या के नाम पर एक विशाल चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब लड़कियों की शिक्षा और उनके विवाह के खर्चों को उठाने की जिम्मेदारी लेगा। उसने कहा कि वह चाहता है कि कोई भी अन्य लड़की उस अपमान और संघर्ष से न गुजरे जिसका सामना अनन्या को अपने विवाह के दिन करना पड़ा था। अनन्या ने इस प्रोजेक्ट को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया और उसने व्यक्तिगत रूप से हर मामले की निगरानी करना शुरू किया ताकि सहायता सही लोगों तक पहुंच सके। उसकी दयालुता और आर्यन की शक्ति ने मिलकर हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई और चमकदार किरण जगा दी। रजत के साम्राज्य के अवशेषों को अब पूरी तरह से वैध और पारदर्शी तरीके से पुनर्गठित किया गया था, जिससे बाजार में स्थिरता आई और आर्यन का व्यवसाय और भी अधिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। अनन्या अब केवल घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि उसे राठौर ग्रुप की निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उसके निर्णयों का बहुत सम्मान किया जाता था। उन दोनों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि यदि नीयत साफ हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। उनकी जोड़ी अब सफलता और अटूट प्रेम का एक ऐसा उदाहरण बन गई थी जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और आर्यन एवं अनन्या के जीवन में स्थिरता के साथ साथ अपार खुशियां भी आती रहीं, जिससे उनकी हवेली अब एक जीवंत घर बन गई थी। आर्यन ने अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया था, लेकिन वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि शाम का समय केवल अनन्या
और उनके परिवार के लिए ही आरक्षित रहे। अनन्या ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से हजारों अनाथ बच्चों और बेसहारा महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया था, जिससे उसे समाज में एक देवी के समान सम्मान प्राप्त हुआ। उन दोनों की आपसी समझ अब इतनी गहरी हो गई थी कि वे एक दूसरे की खामोशी को भी शब्दों से बेहतर पढ़ने लगे थे। 1 साल बाद उसी ऐतिहासिक मंडप की जगह पर जहां अनन्या का अपमान हुआ था, आर्यन ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया ताकि वह उस काली याद को हमेशा के लिए मिटा सके। उन्होंने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जिन्होंने उस दिन अनन्या का मजाक उड़ाया था, लेकिन इस बार वे लोग सम्मान और प्रशंसा के साथ वहां उपस्थित हुए थे। आर्यन ने सबके सामने अनन्या का हाथ थामकर घोषणा की कि जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा या रुतबा नहीं, बल्कि वह चरित्र है जो विपत्ति में भी अडिग रहता है। अनन्या ने गर्व के साथ अपने पति को देखा और महसूस किया कि न्याय का चक्र अब पूरी तरह से और गरिमा के साथ पूरा हो गया है। हवेली के बगीचे में एक शाम टहलते हुए अनन्या ने आर्यन को बताया कि वे जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं, जिससे आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने अनन्या को बाहों में भर लिया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे उस दिन उस शादी के मंडप में भेजने का निर्णय लिया था जहां सब कुछ शुरू हुआ। आर्यन ने वादा किया कि उनका बच्चा एक ऐसी दुनिया में बड़ा होगा जहां प्रेम, समानता और साहस ही एकमात्र धर्म होगा और उसे कभी किसी का अपमान नहीं सहना होगा। उस रात पूरी राठौर हवेली दीपों की रोशनी से जगमगा उठी और चारों ओर केवल उत्सव और आनंद का वातावरण बना रहा। रजत जेल की कालकोठरी में अपनी करनी का फल भुगत रहा था और उसे हर दिन अपनी उस गलती का एहसास होता था जब उसने एक अनमोल रत्न को कचरा समझकर ठुकरा दिया था। उसने सुना था कि कैसे अनन्या अब सफलता के शिखर पर है और यह खबर उसके जलते हुए घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम करती थी, जो उसकी सजा को और कठिन बनाती थी। उसके पास अब केवल अंधेरा और पछतावा बचा था, जबकि अनन्या ने अपनी ईमानदारी और आर्यन के समर्थन से अपना एक नया और दिव्य स्वर्ग बना लिया था। यह अंत उन सभी के लिए एक सबक था जो इंसान की कीमत उसकी आर्थिक स्थिति से आंकने की बड़ी भूल करते थे। अनन्या के पिता, जो कभी गरीबी के बोझ तले दबे हुए थे, अब गर्व से अपना सिर उठाकर चलते थे और अपनी बेटी की उपलब्धियों को देखकर उनकी उम्र जैसे थम सी गई थी। उन्होंने आर्यन को हमेशा एक बेटे की तरह प्यार दिया और आर्यन ने भी उन्हें वह सारा सम्मान प्रदान किया जो उन्हें समाज से पहले कभी नहीं मिल पाया था। परिवार के बीच का यह अटूट प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें हर बाहरी हमले और साजिश से बचाकर रखा और उनके रिश्तों को और गहरा बनाया। उनका घर अब प्यार और विश्वास की एक ऐसी पाठशाला बन गया था जहां हर कोई शांति और प्रेरणा पाता था। कहानी का यह अंतिम पड़ाव हमें यह सिखाता है कि भाग्य कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा इसलिए लेता है ताकि वह हमें हमारे जीवन के सबसे बड़े और वास्तविक उपहार तक पहुंचा सके। अनन्या की आंखों में अब वह डर नहीं था जो उस दिन मंडप में था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल कठिन संघर्षों को जीतने के बाद ही प्राप्त होती है। आर्यन और अनन्या की प्रेम कहानी केवल दो व्यक्तियों के मिलन की नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक महान और सफल युद्ध की गौरवशाली गाथा बन गई थी। उन्होंने साबित किया कि जहां प्रेम और न्याय का वास होता है, वहां ईश्वर स्वयं सुरक्षा की ढाल बनकर हमेशा साथ खड़े रहते हैं। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पीछे छिप रहा था, आर्यन और अनन्या ने छत पर खड़े होकर अपने साम्राज्य को देखा और महसूस किया कि उनकी यात्रा अभी तो केवल शुरू हुई है। वे जानते थे कि भविष्य में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उनके पास एक दूसरे का साथ और वह अटूट विश्वास था जो दुनिया की किसी भी ताकत से कहीं अधिक मजबूत था। मंगलसूत्र की वह पवित्र डोर जिसे आर्यन ने एक अजनबी बनकर पहनाया था, अब उनके अनंत प्रेम और अटूट बंधन का सबसे सुंदर और गौरवशाली प्रतीक बन चुकी थी। उनका जीवन अब पूर्ण